दोस्तों, पाकिस्तान का चैंपियंस ट्रॉफी के लिए डिजास्टरफुल सफर खत्म होने के बाद अब सजेशन का सिलसिला शुरू हो चुका है कि पाकिस्तानी टीम को इंप्रूव कैसे किया जा सकता है या फिर पाकिस्तानी टीम को पाकिस्तान हॉकी की तरह तबाह बर्बाद होते हुए देखा जाए। अब पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स हैं, वो बैठे हुए भी बात पैनलिस्ट में बैठे हुए बात करते नजर आते हैं, इवन के पाकिस्तानी फैंस भी बात करते हैं और डिफरेंट मीडिया के ऊपर बैठे लोग भी बात करते हुए नजर आते हैं कि पाकिस्तान टीम को इंप्रूव कैसे किया जाए, क्योंकि इस डिजास्टरफुल सफर के बाद तनकीद हमने कप्तान पे भी की है, प्लेयर्स पे भी की है, सिलेक्शन पे भी की है, सिलेक्शन कमेटी पे भी की है, इवन के हमने चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी पे भी बहुत ज्यादा तनकीद की है। लेकिन अब बात यह है कि तनकीद कंस्ट्रक्टिव होगी तो पाकिस्तान टीम को फायदा भी होगा। अब सोल्यूशन क्या होना चाहिए? आकिब जावेद ने तो एक मीडिया टॉक में करके बता दिया कि भाई इससे बेहतर प्लेयर मौजूद नहीं थे आपके सिस्टम में। तो क्या वाकई पाकिस्तान का डोमेस्टिक सिस्टम इससे ज्यादा बेहतर रखने की अहलियत नहीं रखता? मतलब हमारे सिस्टम के अंदर इतनी जान नहीं है कि हमें खुशदिल शाह जैसा या फहीम अशरफ जैसा ही प्लेयर मिलना था? इससे बेहतर प्लेयर पीछे मौजूद नहीं है? मतलब ये तो बहुत सीरियस किस्म की बात है कि अगर ये टीम जो पाकिस्तान की भी बनी है इसका कॉम्बिनेशन ही नहीं था। असल बात यह है, चैंपियंस ट्रॉफी स्टार्ट होने से पहले मैंने भी कहा था कि ये टीम क्वालिफाई नहीं करेगी चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल के लिए भी। हुआ यही कि पाकिस्तान पहले 2 मैचेस हारा और तीसरे मैच में बारिश होगी। अल्लाह जानता है कि वो भी मैच पाकिस्तान जीतता या ना जीतता, क्योंकि जो कॉम्बिनेशन होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप सारे फास्ट बॉलर्स रख लें और सारे बैट्समैन रख लें तब भी आपका कॉम्बिनेशन नहीं बनता। अगर आप सारे स्पिनर्स रख लें, सारे बैट्समैन रख लें तब भी कॉम्बिनेशन नहीं बनता। अगर आप सारे ऑलराउंडर्स रख लें तब भी आपका कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता। तो सिचुएशन होती है कि आपको हर चीज का एक चंक रखना पड़ता है। इंग्रेडिएंट्स आप पे अगर बिरयानी बना रहे हैं, अगर उसके इंग्रेडिएंट्स पूरे नहीं है तो आपकी बिरयानी अच्छी नहीं बनेगी। आपके इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी अगर पूरी नहीं है तब भी उसकी जो है ना आपकी बिरयानी अच्छी नहीं बनेगी। इसीलिए आपको अगर प्लेयर्स रखने हैं, बैट्समैन रखने हैं तो वो कितने रखने हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। ऑलराउंडर रखने हैं तो कितने रखने हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर हमने फास्ट बॉलर्स रखने हैं तो कितने रखने हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर प्लेयर्स के अंदर आपने टॉप ऑर्डर बैट्समैन कितने रखने हैं, मिडिल ऑर्डर कितने रखने हैं, लोअर मिडिल ऑर्डर में क्या चीज सिचुएशन करनी है, स्पिनर्स की क्या क्वांटिटी होनी चाहिए, फास्ट बॉलर की क्या होनी चाहिए, ये सारी चीजें मिलकर कॉम्बिनेशन बनता है। फिर आप फील करते हैं कि आपकी टीम पूरी है कि अगर इसमें से कोई एक आउट ऑफ फॉर्म होता है, एक परफॉर्म नहीं करता, तो हमारे पास डेप्थ मौजूद है, बॉलिंग में भी, बैटिंग के अंदर भी, फील्डिंग में भी हमारे फील्डर्स अच्छे हैं, तो ये पूरा कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन पाकिस्तान टीम का चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर जो कॉम्बिनेशन था ना वो बहुत ही पुअर था। उस पर हर किसी ने बात की। पता नहीं आकिब जावेद के दिमाग में क्या चीज थी कि वो इसी कॉम्बिनेशन को कैरी करना चाह रहे थे। सुफियान मुकीम की बात की, वो तब भी कहा जी इतना एक्सपीरियंस बॉलर नहीं है, बहुत आउटक्लास बॉलिंग नहीं की। फिर इरफान खान नियाजी के ऊपर बात कीजिए, उसने कोई बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, उसे बहुत ज्यादा कोई हिटिंग नहीं की थी। वो तैयब ताहिर की तरफ चले गए, खुशदिल शाह को डालने पे बात नहीं कर सके और आमिर जमाल को कवर करने की कोशिश की कि वो उसको नहीं इंक्लूड किया। फहीम अशरफ एक्सपीरियंस था। मतलब ओवरऑल मैं तो सेटिस्फाई नहीं हुआ। आप लोग सेटिस्फाई हुए हैं या नहीं इसका तो मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन अब सजेशन जो आ रही है, वसीम अकरम ने जो एक सजेशन दी कि उसमें कहा कि पाकिस्तान टीम के 6-7 प्लेयर्स को निकाल देना चाहिए। अब आपको पता है कि 6-7 प्लेयर्स कौन से हैं। उन 6-7 प्लेयर्स के अंदर आपको बाबर आजम टॉप पे मिलते हैं, मोहम्मद रिजवान मिलते हैं, शहनशाह अफरीदी मिलते हैं, नसीम शाह मिलते हैं, हारिस रऊफ मिलते हैं और एक आध प्लेयर आप खुद भी अपने पास से डाल सकते हैं उसके अंदर। लेकिन मैं सीरियसली कहूंगा ये 5 प्लेयर डेफिनेटली पाकिस्तान टीम का हिस्सा नहीं होने चाहिए। उसकी रीजन क्या है? कम से कम 4 प्लेयर। मैं नसीम शाह को फिर भी थोड़ा मार्जिन देता हूं इस वजह से कि वो बंदा बहुत जेन्युइन है। उस बंदे ने जान मारी है फील्डिंग में भी, उस बंदे ने जान मारी है बॉलिंग के अंदर भी, उस बंदे ने जान मारी है बैटिंग के अंदर भी और उसने आपको कई मैचेस बैटिंग से जितवाए हैं। उसकी जो एफर्ट्स होती हैं वो नजर आती हैं। लेकिन ये जो 3 प्लेयर है ना, मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, शहनशाह अफरीदी, इनके कप्तानी के रोले नहीं खत्म हुए। डिजास्टर सबसे बड़ा यही बना है पाकिस्तान टीम के लिए 2022 के बाद से अभी तक कि पाकिस्तान टीम के कप्तानी के रोले नहीं खत्म हुए। जो दोस्ती यारी थी ना 2021-22 में, उसने पाकिस्तान को बहुत फायदा पहुंचाया, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान के लिए डिजास्टर बनी। जब ये सब अलहदा हुए और इनको अपनी अपनी पड़ी तब पाकिस्तान टीम जो है ना वो उस टाइम गिरी है। और इस टाइम अगर इन 5-6 प्लेयर्स को निकाल के बाहर रखा जाए, कम से कम 4 प्लेयर्स को, तो ये जस्टिफाई। चौथे नंबर हारिस रऊफ, उसकी वजह यह कि इसने बहुत लंबी क्रिकेट खेली है, इंप्रूव कुछ नहीं किया। इस बंदे को डोमेस्टिक में भेजा जाना चाहिए, इसकी लाइन लेंथ पे काम हो, इसके यॉर्कर्स पे काम हो, इसके स्लोअर बॉल पे काम हो, इस पे मजीद चीजों पे थोड़ा काम होना चाहिए ताकि ये फिर पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट करे तो मजीद मेच्योर और मजीद कंट्रोल के साथ है। अच्छा, अब इसका वाइस वर्सा भी मौजूद है। शाहिद खान अफरीदी कहते हैं कि अगर हम 6-7 प्लेयर्स भाई निकाल देंगे तो क्या हमारे डोमेस्टिक के अंदर
इतनी स्ट्रेंथ मौजूद है कि जो प्लेयर्स पीछे पड़े हैं वो आए और इनको रिप्लेस करें और पाकिस्तान टीम चल पड़े, कामयाबी की तरफ चल पड़े। सवाल उसका बिल्कुल जेन्युइन है कि पाकिस्तान के डोमेस्टिक में क्या इतनी स्ट्रेंथ मौजूद है। तो इसका मतलब यह है कि आपके डोमेस्टिक असल प्रॉब्लम की जड़ है, असल मसले की जड़ आपके डोमेस्टिक है। अगर आपके डोमेस्टिक में इतनी जान नहीं है तो भाई ये जो अवेलेबल प्लेयर्स आपके सामने है इसके लिए आपके पास सोल्यूशन क्या है। लेकिन क्या ये सच भी है कि नहीं कि डोमेस्टिक में जान है कि नहीं? क्योंकि अगर हम मोहम्मद हुरैरा को उठा के देखते हैं, एकदम टेस्ट में ऊपर लेके आए, बिल्कुल फ्लॉप शो किया उन्होंने अगेंस्ट वेस्ट इंडीज स्पिन ट्रैक्स के ऊपर चारों इनिंग्स के अंदर। अगर हम बात करें बाकी कुछ प्लेयर्स की तो वो भी आते हैं तो एक डिफरेंस जरूर फील होता है उनको कि हमारे डोमेस्टिक में और इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर वो डिफरेंस मौजूद है और जो बढ़ता जा रहा है डे बाय डे। उसको इंप्रूव करने के लिए आपको डोमेस्टिक के अंदर पैसा लगाना पड़ेगा। अब आपको लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजीज के साथ जाना पड़ेगा। अब आपको शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजीज के ऊपर काम नहीं कर सकते। शाहिद अफरीदी की यहां तक बात ठीक है, लेकिन अगर आप अंडर 19 के लड़के उठा के देखते हैं उनमें बहुत पोटेंशियल मौजूद है। अब साइम अयूब जो है वो भी इसी तरह ऊपर आया, उसने ऊपर आके यहां पर परफॉर्मेंस दी, उसको टाइम मिला, उसने आके परफॉर्म कर दिया। अब वो आपका मेन प्लेयर बन चुका था कि जिस जो आपके एशिया कप इस चैंपियंस ट्रॉफी में ना होने की वजह से आपने उसकी बहुत कमी फील की। तो मतलब यह है कि यार पोटेंशियल मौजूद है पाकिस्तान के डोमेस्टिक के अंदर या पाकिस्तान के सर्किट के अंदर, लेकिन उसको मैनेज कैसे करना है, दैट इज द प्रॉब्लम। अगर शुएब अख्तर ये कहते हैं कि जी टैलेंट मौजूद नहीं है तो वो गलत है। हफीज ही कहते हैं कि टैलेंट मौजूद है, हम उसको सही तरह यूटिलाइज नहीं कर रहे, उसको मैनेज नहीं कर रहे। बात ठीक है, हर मुल्क के अंदर जहां पे कोई भी गेम पॉपुलर है ना वहां पर उसका टैलेंट जरूर मौजूद होता है, लेकिन इट्स ऑल डिपेंड आप सिस्टम क्या बनाते हैं, आप उसमें सिस्टम में जान कितनी पैदा करते हैं, आप उस सिस्टम के अंदर चीजों को उन प्लेयर्स के लिए अपॉर्चुनिटी किस तरह क्रिएट करते हैं कि उनका इंटरेस्ट भी बने, उनके घर के चूल्हे भी चलें और उनको आगे फ्यूचर भी नजर आए। ये इंपॉर्टेंट है। मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं इसके ऊपर कि इंडिया के डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में और पाकिस्तान के क्या फर्क है, क्यों इंडिया के पास दे पर दे अच्छे प्लेयर्स आते हैं। आज उनकी टी20 साइड उठा के देखें, मेरा ख्याल है पाकिस्तान की जो बड़ी साइड है उनकी टी20 साइड को भी शिकस्त नहीं दे सकती, उनके पास बहुत पोटेंशियल है। हार्दिक पांड्या ने आज से 3-4 साल पहले एक बात की थी कि इंडिया 2 से 3 टीमें बना के खेल सकता है, और उसके बाद इंडिया का एकदम बहुत बड़ा फ्लो आया था जहां पर पाकिस्तान ने भी इंडिया को हराया, और वो भी स्टेज आई थी 21-22 के अंदर इंडिया जो ग्रुप स्टेज से बाहर हुआ था। उस वक्त जो तनकीद पाकिस्तान पे आज हो रही है उस वक्त इंडिया पे हुई थी, यही तनकीद उस वक्त रोहित शर्मा, विराट कोहली पे, इन सब पे हुई थी। लेकिन वो टाइम उनका जल्दी गुजर गया, वजह उनके डोमेस्टिक में जान मौजूद थी, उनके प्लेयर्स मौजूद थे। लेकिन यहां पर हमें अभी सिस्टम स्ट्रांग नहीं है, प्लेयर्स हैं लेकिन प्लेयर्स को क्लैरिटी नहीं है उनके रोल्स के मुताबिक। हमारे जो पिचेस होती है उसमें इतनी जान मौजूद नहीं है, हमारे पास जो कोचेज हैं वो क्वालिफाइड इतने कोचेस नहीं है, क्योंकि जब भी हमारा कोई मेन प्लेयर, इंटरनेशनल प्लेयर इंजर्ड होता है तो भाई वो इंजरी के बाद दोबारा वापस आने के बाद वो उतना लीथल नहीं रहता। तो हमें भी पूरे सिस्टम को भी चेंज करना है। अभी पाकिस्तान का जो दौर आगे न्यूजीलैंड के लिए जा रहा है, सुनने में यही आ रहा है कि भाई साहब अब नए लड़कों को मौका दिया जाने चाहिए, देने लगे हैं नए लड़कों को मौका, और उनमें ज्यादातर अंडर 19 के प्लेयर्स हैं। हो सकता है ख्वाजा नाफे जो आपको बहुत सोशल मीडिया में सेंसेशन नजर आती है, उनकी पीएसएल में भी थोड़ी सी उन्होंने अपनी झलक दिखाई थी और फिर वो बांग्लादेश में भी खेल के आए वहां पर, तो उनको भी शायद चांस मिले। देखिए अभी आइन बिशप की मैंने बात सुनी, उन्होंने बात बड़ी अच्छी की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में मोहम्मद हारिस जो कि अभी जो पाकिस्तान को क्रिकेट चेंज करने की जरूरत है, उस लड़के में टैलेंट है। वो जो क्रिकेट आज मॉडर्न डे क्रिकेट खेली जाती है, जो पूरी दुनिया खेल रही है, वो लड़का खेलता था। वो इनकंसिस्टेंट था लेकिन वो क्रिकेट वो लड़का खेलता था। अगर उसको प्रॉपर चांसेस मिलते तो डेफिनेटली पाकिस्तान जो है ना इस टाइम क्रिकेट चेंज हो जाती थोड़ी सी। लेकिन मेरा ख्याल है उसके साथ ज्यादती किया है बाबर आजम ने। जी हाँ, वो आप सोच रहे होंगे बाबर आजम ने कैसे ज्यादती की। भाई वो लड़का था जो बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और ऊपर वाले टॉप ऑर्डर को उड़ा के रख देता। उस तरह की अगर वो क्रिकेट चलती तो आप कहते कि ये तनकीद जो आज बाबर आजम पे या मोहम्मद रिजवान पे हो रही है ये उसी वक्त हो जाती। उस 2022 के टी20 वर्ल्ड कप में जो उसने ग्लिम्सेस दिखाई थी अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, अगेंस्ट न्यूजीलैंड, वो हमें नजर आ गया था कि पोटेंशियल है। अब पीएसएल में भी देखें, पेशावर ज़ल्मी से बाबर आजम जबरदस्ती ओपन कर रहे हैं साइम अयूब के साथ, और उस लड़के को तीसरे चौथे नंबर पे धकेला जा रहा है। और उसने कहा भी कि अगर मुझे मौका मिले टॉप ऑर्डर पे आके बैटिंग करने का तो 50s तो मैं भी बड़ी आसानी से कर लूं।
तो उस बंदे को जलील करने में भी मेरी अजम्पशन है, हो सकता है मैं गलत हूं या ठीक भी हो सकता हूं, कि बाबर आजम का बहुत बड़ा रोल है। अगर उस लड़के को प्रॉपर चांसेस मिलते जैसा साइम अयूब को मिले हैं, तो वो पाकिस्तान के लिए लीथल बैट्समैन तैयार हो सकता था कम से कम T20 के लिए। फिर आप उसको यूटिलाइज कर सकते थे इस मौके के ऊपर जहां पर आपके पास फखर जमान और साइम अयूब इंजर्ड थे, लेकिन आपने प्लानिंग नहीं की, किसी को तैयार ही नहीं किया, कोई विजन नजर नहीं आया कि भाई ये लड़का हम लूप में रख रहे हैं, इसका हमारे अगले अगले सेशंस में अंदर या हमें आने वाले फ्यूचर में इसको हम कहां देख रहे हैं। वो पाकिस्तान शहीद में तो नजर आता है, लेकिन वो पाकिस्तान टीम में नजर नहीं आ रहा, और वो लड़का है जिसने आपकी क्रिकेट को चेंज करना था। अब उसके बाद इरफान खान नियाजी की जो सेंसेशनल किस्म की फिटनेस की पिक्चर्स आई हैं सोशल मीडिया पे, वो जो चीज नजर आ रही है, यही चीज हमें बाकी प्लेयर से चाहिए। लेकिन आप इस तरह के लड़कों को आगे नहीं लाएंगे तो बाकी लड़के कैसे मोटिवेट होंगे। अब आप यही मैसेज डोमेस्टिक में भेजते हैं कि भाई ये फिटनेस लेवल चाहिए, आपने ये अचीव करना है, तो फिर आपको जगह मिलेगी पाकिस्तान टीम के अंदर। तो डेफिनेटली वो एक मैसेज पॉजिटिव नीचे चला गया। फिर आप सिस्टम में इतना पैसा लेके आए कि लड़के अपनी फिटनेस के लिए जितना पैसा रिक्वायर्ड होता है वो भी उसको जो है ना अफोर्ड कर सके। तो चीजें सिर्फ प्लेयर स्विच करने से चेंज नहीं होगी पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान को अपने डोमेस्टिक के अंदर बहुत काम करने की जरूरत है। रातों रात ना मोहसिन नकवी को जादू कर सकते हैं, ना आकिब जवेद। अब सुनने में आ रहा है आकिब जवेद को एज ए कोच जो है सकलैन मुश्ताक जो है वो चेंज करने वाले हैं, वो ओवरटेक करेंगे। सकलैन मुश्ताक नए कोच होंगे। तो ये जो चेंजेस है ना, गैरी गिल्स्पी को ले आना, जेसन गिल्स्पी को निकाल देना, आकिब जवेद को ले आना, ये चीजें ये बहुत आर्टिफिशियल किस्म के चेंजेस हैं। हमें एक स्ट्रॉन्ग बेल्ट और लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ चलना होगा। अगर आकिब जवेद यहां पर सिलेक्टर हैं, उनको रहने दीजिए। असद शफीक साथ है, रहने दें। अजहर अली साथ है, रहने दें। आकिब जवेद को कोच के ओहदे से हाँ बिल्कुल हटाना चाहिए ताकि दोनों तरफ डाइवर्ट ना हो, और ये इन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी यहां पे मौजूद है। तो फिर कोच जो है ना, वो आप उस बंदे को लेके आए जिसकी क्वालिटीज हो, जिसकी क्वालिफिकेशन हो। अब सकलैन मुश्ताक की क्वालिफिकेशन पे भी कंसर्न्स है। तो बहुत सी चीजें इस तरह की हैं जो पाकिस्तान को अब प्रोफेशनल बुनियादों पे करनी पड़ेंगी, तब जाके पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर चेंजेस आएंगे। अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है कि जो आर्टिफिशियल मेकअप करने के बाद आप टीम को बेहतरी की तरफ लेके जा सकें। यही चीजें हमने पाकिस्तान हॉकी के साथ की हैं, वो तबाही और बर्बादी का सबब बनी हुई है। अब वो टीम जो पहले पूरी दुनिया के अंदर राज करती थी, आज वो टॉप जो है ना 4, 5, 6, 7 टीम्स के अंदर भी नजर नहीं आती। तो यही हाल हम अब क्रिकेट के साथ कर रहे हैं। नॉन प्रोफेशनल चीजों को हम अडॉप्ट कर रहे हैं। नॉन प्रोफेशनल लोग जो हैं वो इसको रन करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी सिलेक्शन कमेटी में नॉन प्रोफेशनल लोग भी मौजूद हैं। सल्यूट है मोहसिन नकवी की सोच को भी कि भाई वो सिर्फ इस हद तक होता कि डाटा एनालिस्ट है, वो डाटा एनालिस्ट है। भाई उसका वोट क्यों कंसीडर किया जा रहा है, उसको क्यों सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा बनाया गया है, जो जिस बंदे का क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं है। तो पाकिस्तान टीम में अभी जो चीजें हैं वो बेहतरी तब ही होगी जब आप डोमेस्टिक के ऊपर बहुत काम करेंगे। ये जो ऊपर वाले 4-5 साल अभी आपको क्रिकेट में स्ट्रगल करनी पड़ेगी, और आपको उन लड़कों को मोटिवेट करना पड़ेगा जिनके फिटनेस लेवल बहुत अच्छा है, जिनका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है। और स्ट्राइक रेट भी आपको देखना पड़ेगा किस टीम के खिलाफ अच्छा है, किस बॉलर के खिलाफ अच्छा है, किन कंडीशंस में अच्छा है, ये बहुत मैटर करता है। और पाकिस्तान के पिचेस को बेहतर करना पड़ेगा। ये डेड पिचेस के ऊपर रन्स कर लेने से कोई इंप्रूवमेंट नहीं आने वाली। और पाकिस्तान जितना बेहतर होगा कि बड़े ब्रांड्स को इन्वॉल्व करे इस क्रिकेट के अंदर, उनको लेके आए ताकि पैसा यहां पर आए, और जो लड़के हैं उनको अपना फ्यूचर सेफ नजर आए। वो जब आए उनके पास अपॉर्चुनिटीज भी हों, और उतना ही कंपटीशन भी जनरेट करना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए बिल्कुल दरवाजे ओपन कर दें, हर नैला दैला जो है वो अंदर आ जाए, जो पाकिस्तान टीम अभी हो रही है। कई लोग ऐसे हैं जो शायद डिजर्व भी नहीं करते कि पाकिस्तान में खेले, वो पाकिस्तान कैंप में भी डिजर्व नहीं करते, वो पाकिस्तान टीम से खेल रहे हैं। सिस्टम फाड़ देंगे अगर हम डोमेस्टिक में काम करेंगे। तो मिलते हैं किसी वीडियो से। अपना बहुत याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।